कोई भी नदी है उसका उगम तो पहाड़ों पर होता है, बराबर। पहाड़ों पे अब पहाड़ कितना बड़ा है, उसकी ढलान कितनी तीव्र है, वो नदी का जो बहाव है उसको डिसाइड करेगा। फर्ज करो हिमालय की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग जो जलोढ़ के मैदान पढ़ना चाहते हैं, उन जलोढ़ के मैदानों को हम लोग तो यहाँ पे हिमालय से लाने वाली नदियां ही पढ़ेंगे, तो हिमालय को ही पढ़ते हैं। हिमालय को अगर आप देखो तो हिमालय की ढलानें काफी तीव्र होती है। ढलानें तीव्र है तो इस वजह से यहाँ पे बहने वाली जो नदी होगी, ये नदियां भी बहुत ज्यादा तीव्र होगी, तीव्र बहुत ज्यादा तेज बहेगी। तेज बहने वाली नदी जो है उसकी क्षमता ज्यादा होती है। क्षमता किस चीज की? अवसाद, अपने साथ अवसाद लेने की क्षमता। बड़े से बड़ी चट्टानें, बड़े से बड़े पत्थर, छोटे से छोटे कंकाल, एकदम गाद तक वो अपने साथ लेके आ सकती है, बराबर। तो इसीलिए जो नदी सबसे ऊपर, जो पर्वत के ऊपर से जो निकल के आती है, वो नदी हर प्रकार के अवसाद को अपने साथ लेके आती है। बड़े से बड़े पत्थर तथा छोटे से छोटे अवसाद तक वो अपने साथ लेके आ सकती है, बराबर। दूसरी बात, जब ये नदी आगे बढ़ेगी तो ये नदी सीधी दिशा में आगे बढ़ेगी कि टेढ़ी मेढ़ी दिशा में आगे बढ़ेगी? सीधी दिशा में आगे जाएगी ये। क्यों? क्योंकि जब भी नदी तेज बहती है, पानी की तो प्रॉपर्टी है ये, गुणधर्म है पानी का, कि पानी जब भी बहुत तेज जाता है तो उसकी सारी ताकत बीच में लगती है। जैसे उस दिन मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये बॉटल का पानी अगर मैं डालूं ऐसे ऊपर से, तो ये पानी जब नीचे गिरेगा तो एक छोटी सी धार बन के नीचे जाएगी, यहीं पे थोड़ी फैल जाएगा पानी, बराबर। बट यही पानी जब जमीन पे गिरेगा, तब चूंकि उसकी ढलान अब शून्य हो चुकी है, जमीन पे गिरने के बाद शून्य हो चुकी, तो पानी फैल जाता है। फैलना मतलब क्या? पानी ऐसा फैलता है, मतलब अब वो क्षैतिज रूप से क्या कहते हैं उसको, कटाव करना शुरू कर देगा। अगर जब पानी यहां से बह रहा था तो उसकी सारी क्षमताएं, उसकी सारी ताकत उसके सेंटर में लग रही थी, उस पानी के बहाव के सेंटर में। इसी वजह से जो कटाव करने की क्षमता है उस पानी की, वो उसके मध्य में होती है, बराबर। ये बात मानते हो? इसी वजह से जो नदी ऊपर से आ रही है, ये नदी के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है बहने की, इतनी स्ट्रांग, इतनी गतिज ऊर्जा है उसकी, कि जिस वजह से इस नदी में इसके मध्य में काटने की क्षमता ज्यादा होगी। इसी वजह से यहां पर अगर मैं इस वैली का एक क्रॉस सेक्शन लेके अगर आपको बताऊं, तो ये वैली इस प्रकार दिखेगी आपको, ए और बी, जिसमें वी शेप की वैली बनेगी। इसीलिए आप अगर हिमालय से जा रहे हो तो आपको हिमालय में वी शेप की वैली दिखाई देगी ज्यादातर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मध्य में इस नदी का कटाव ज्यादा है, इसलिए। अब ये नदी जब ऊपर से आई तो दो चीजें बताई मैंने आपको, यहां पे याद रखना ये चीजें, क्योंकि हमें ये लगने वाली है जलोढ़ के मैदान के लिए। पहली चीज, उस नदी के अंदर हर प्रकार के अवसाद कैरी करने की क्षमता है। दूसरा, ये नदी बहते वक्त सेंटर में सबसे ज्यादा तोड़ेगी, मध्य में तोड़ेगी, जिस वजह से वी शेप वैली बनी। अब जैसे ही ये सपाट जमीन पर आना सपाट जमीन पे आ जाएगी, देखो हमारा हिमालय है ही ऐसा। हिमालय जब है, इसकी जो ढलान है ये अचानक से बंद हो जाती है और सामने एक फ्लैट सरफेस शुरू हो जाती है। आमतौर पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब कोई पर्वत होगा, उसकी ढलान धीरे 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 होते 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 फिर सपाट होगी, नहीं। मगर हिमालय के साथ ऐसा है नहीं। हिमालय में ऐसा है कि यहां पे खत्म हुई और यहां से सपाट जमीन करीब करीब शुरू हो जाती है, जिस वजह से नदी के अंदर एक अचानक से एक ब्रेक आता है। अचानक से नदी के अंदर, नदी के बहाव में एक ब्रेक आता है। आप बताओ, नदी के बहाव में अगर ब्रेक आएगा तो अब उसकी अवसाद ग्रहण करने की जो क्षमता है अपने साथ, वो कम हो जाएगी ना, और वो भी अचानक से कम हो जाएगी। तो यहां पर होता क्या है, जैसे ये नदी एक सपाट जमीन पर आती है तो टेढ़ी मेढ़ी बहने लग जाती है, इसे कहते हैं मिएंडरिंग। अब नदी के दूसरे इसमें आ जाते हैं, दूसरे उसके लाइफ के फेज में आ जाते हैं। यहां तक नदी जो है वो अपने युवा फेज में थी। युवा फेज का मतलब है इसके अंदर क्षमताएं बहुत ज्यादा थी, ताकत बहुत ज्यादा थी। बट जैसे ही ये उसके प्रौढ़ फेज में आ जाती है यहां पे, इसका मतलब क्या, प्रौढ़ फेज। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि ढलान शून्य हो चुकी है ढलान थोड़ी बहुत तो है, मगर इतनी नहीं है जितनी पहले थी। तो ढलान अगर थोड़ी बहुत है तो ऐसे केस में नदी जो है वो दो प्रकार के कटाव करेगी। क्षैतिज भी करेगी, जिसे लैटरल इरोजन कहते हैं, तो क्षैतिज कटाव भी होगा और ऊर्ध्वाधर कटाव भी होता चला जाएगा उस नदी के अंदर। इसीलिए ऐसे जगह पर अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूं, तो यहां पे अगर मैं सीधी क्रॉस सेक्शन लूं तो नदी इस प्रकार से होगी, आप बराबर, इसकी वैली ऐसी होगी, यहां पर यू शेप वैली बनती चली जाएगी, बराबर। तो ये हुआ इसका क्या कहते हैं उसको, प्रौढ़ फेज। अब इसके बाद ये नदी जब फाइनली समुद्र में जाके मिलेगी,
अब देखो समुद्र में जब जाती है ना नदी, समुद्र के पास वो आती है तो वहां पर हमेशा नदियों के साथ ये होता है कि नदियों का करीब करीब जो ढलान है, जिस ढलान से नदी बह रही है वो ढलान करीब करीब शून्य हो जाती है। समुद्र के पास जमीन का ढलान आमतौर पे 0.5 डिग्री के आसपास होता है। 0.5 से लेके 1 डिग्री, सतह से लेके एक फ्लैट सरफेस को अगर आप लो तो वहां से 1 डिग्री या 0.5 डिग्री होता है, जो कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब नदी बहती है तो बहुत ही संत गति से आगे जाती है, धीरे 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 आगे जाती है। जब वो धीरे धीरे जाएगी तो जो भी उसके साथ बहने वाले अवसाद है, पतले अवसाद, वो नीचे जमीन पे बैठते चले जाएंगे ना, क्योंकि पानी के अंदर ही गतिज ऊर्जा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उस पानी के अंदर जो अवसाद होंगे वो भी तो बैठते चले जाएंगे नीचे। जहां से नदी बह रही है ना, सुनो मेरी बात, नदी अपनी खुद की कब्र खुद खोदती है यहाँ पे, क्योंकि जिस जगह से वो नदी बह रही है उसी जगह पर वो अवसाद को जमा कर देती है, क्योंकि अब उसकी क्षमता ही नहीं बची आगे जाने की, जिस वजह से वो वहीं पर उन अवसादों को जमा करती चली जाती है। अब होता क्या है, ये नदी का पानी आया, उसने सब अवसाद जिस जगह से बह रही थी वहीं पर अवसाद जमा कर दिए, तो अब होगा क्या, ये अवसाद बाद में पीछे से आने वाले पानी को रोकने का काम करेंगे, क्योंकि अब वो अवसाद जमा हो गए वहां पे, नदी के पानी को, पीछे वाले पानी को इतने आसानी से तो आगे नहीं जाने देंगे, पीछे से आने वाला पानी और ज्यादा ढीला हो जाता है, और ज्यादा कमजोर हो जाता है, और वो और ज्यादा अवसाद जमा करता है, और इस प्रकार से अवसाद का निक्षेप होने की प्रक्रिया चलती चली जाती है। अब देखो पानी का क्या है, पानी को अगर सीधा सीधा आगे जाने मिल रहा है तो वो तो एक ही पूरा एक पानी आगे जाएगा, मगर जैसे ही उसके लिए आप बहुत सारी अड़चने निर्माण कर दोगे ना, बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाएगी, तो वो पानी ना अलग अलग स्ट्रीम में बढ़ जाएगा। एक छोटा सा एक यहां जाएगा, एक छोटा सा पानी यहां जाएगा, कुछ पानी की यहां चला है ना, ऐसे धाराएं निकलने लग जाएगी पानी के भीतर। इसीलिए जब भी आप समुद्र के किनारे पे जाते हो ना, वहां पर अगर नदी जाके मिल रही है समुद्र को, तो वो इस प्रकार जाके मिलती है। क्यों? क्योंकि इस नदी ने यहां पर इतने सारे अवसाद जमा कर दिए कि अब उन अवसादों को काट के आगे जाने की उस नदी के अंदर क्षमता बची ही नहीं। इस नदी को उसका वृद्धाश्रम फेज कहते हैं, ये वृद्ध फेज में आ गई, बूढ़ी हो गई ये नदी अभी, क्योंकि इसके पास क्षमता है नहीं। तो कोई भी नदी अपने पूरे स्टार्टिंग से लेके, इसे कहते हैं हेड, सिर, नदी का सिर है ये, और इसे कहते हैं माउथ, इसका मुख, इस नदी का मुख। सिर से लेके मुख तक कोई भी नदी अपने जीवन के तीनों कालों को एक साथ चला रही होती है। युवा से लेके पूरा वृद्धाश्रम तक नदी तीनों को चला रही होती है। ऐसा नहीं होता कि पहले युवा चलता रहेगा, उसके बाद प्रौढ़ आएगा, उसके बाद जो है वो वृद्धाश्रम आएगा, नहीं, एक ही नदी के भीतर अलग अलग जगहों पर तीनों फेजेस चल रहे होते हैं। आप गंगा का उदाहरण लो, गंगा को अगर आप बंगाल में जाके देखोगे तो बंगाल, या फिर आप बांग्लादेश में जाओ, वहां पर जिसे पद्मा कहते हैं वहां पर वो नदी अपने वृद्धाश्रम फेज में बहुत सारे अवसाद जमा करती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मगर यही आप हिमालय में जाके देखो तो वो नदी इतनी तेज बहती है नहीं, तो अंतर है दोनों नदियों के बीच में, मगर है एक ही नदी वो। तो इस प्रकार से नदी के 3 फेजेस है, ठीक है।